गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक्स है माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, यानी कि बायोगैस को बनाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग। ठीक है, बायोगैस प्लांट हम पढ़ेंगे। बायो का मतलब होता है कि एनिमल से संबंधित है वो। ठीक है, तो बायोगैस प्लांट्स में हमारा क्या होता है, अनाक्सीशन होता है, फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए बायोगैस प्लांट के लिए। अब इस कच्चे माल पे क्रिया कौन करेगा, उसके लिए हमें सूक्ष्म जीव चाहिए। मेनली हमें बैक्टीरिया चाहिए, और कैसे बैक्टीरिया चाहिए, जो क्या होते हैं, अनाक्सी होते हैं। ठीक, कच्चे माल में हमें चाहिए होता है सेलुलोज। ठीक है, अब जो बैक्टीरिया होते हैं वो अनाक्सीकृत होने चाहिए। अब बायोगैस आप जानते हो, उसको गोबर गैस प्लांट भी कहते हैं। ये गोबर से बनती है, गाय के गोबर से। तो जो गाय का गोबर होता है उसको पहले हम समझते हैं कि उसमें क्या विशेषता होती है गोबर में। ठीक है, देखिए, एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसे हम कहते हैं मीथेनोजन। और मीथेनोजन का उदाहरण है आपका इसमें मीथेनोबैक्टीरियम। आपका क्या है, ये जीवाणु है। मीथेनोजन जो बैक्टीरिया होते हैं कलेक्टिवली, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं मीथोजन में, उनमें से एक बैक्टीरिया क्या है, मीथेनोबैक्टीरियम। तो ये बैक्टीरिया हमको चाहिए होता है। ये बैक्टीरिया कहाँ मिलता है, ठीक है, मीथेनोजन बैक्टीरिया कहाँ मिलता है। मीथेनोजन का उदाहरण था मीथेनोबैक्टीरियम। मीथेनोजन बैक्टीरिया एक तो आपके मिलते हैं, आपने अभी सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ा था, तो सीवेज ट्रीटमेंट में जो आपका वायवीय डाइजेस्टर चैम्बर था, वहाँ पे ये मिलता है। दूसरा ये मिलता है कैटल्स के र्यूमेन में। अब कैटल्स क्या होते हैं, कैटल्स यानी जो चौपाए होते हैं, गाय भैंस जो घास खाते हैं, उन चौपाई के आहार नाल में एक भाग होता है जिसे हम र्यूमेन कहते हैं। ठीक है, उनके आहार नाल में एक पार्ट होता है जिसे हम र्यूमेन कह देते हैं। तो इनके र्यूमेन में भी मेथेनोजन बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, यहाँ सेलुलोज को पचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको पता है गाय घास खाती है, तो ये मिथेनोजन बैक्टीरिया घास में उपस्थित सेलुलोज को पचाने का काम करता है। ठीक है, तो जो गोबर बाहर आता है चौपायों के शरीर से, उसमें सेलुलोज तो होगा अपचा हुआ, या अपचित सेलुलोज उसमें होगा जो पचा नहीं होगा, प्लस उसमें ये बैक्टीरिया भी होते हैं। तो गोबर की खासियत क्या है, कि गोबर में आपका मीथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, मीथेनोजन बैक्टीरिया प्लस सेलुलोज जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, अपचा हुआ सेलुलोज। ठीक है, तो जब आप इस गोबर को गोबर गैस प्लांट में डालते हो, इस तरीके का कुछ गोबर गैस प्लांट होता है, एक आप टैंक बनाते हो, अंडरग्राउंड टैंक बनाते हो, उसके ऊपर ढक्कन रखते हो, उधर से इधर आप इनलेट रखते हो अंदर डालने के लिए, और इधर से जो स्लज होता है, जो गोबर को डाइजेस्ट करने के बाद जो बचता है, उसको स्लज हम कहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से गोबर प्लस पानी डालते हैं। ठीक है, गोबर में बैक्टीरिया ऑलरेडी उपलब्ध हैं, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने आपको बताया मेथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, चौपायों के र्यूमेन में, और गोबर के साथ ही शरीर से बाहर आते हैं। तो गोबर में बैक्टीरिया ऑलरेडी उपस्थित है। यहाँ पे गोबर पर रिएक्शन होगी और क्या बनती है आपकी, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। 3 गैसें बनती है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो मेन कंपोनेंट गोबर गैस का मीथेन होता है। इस पाइप को हम घरों से जोड़ देते हैं जहाँ आप चूल्हा जलाइए, और गैस निकलने के बाद जो पदार्थ बच जाता है उसको स्लज कहते हैं, वो यहाँ इकट्ठा हो जाता है। इसको आप खाद की तरह अपने खेतों में यूज कर सकते हो। तो ये गोबर गैस प्लांट के बारे में मैंने आपको बताया। अगला है सूक्ष्म जीव, जो है जैव नियंत्रण के रूप में। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जैव नियंत्रक कारक सूक्ष्म जीव। देखिए, हम क्या करते हैं कि पेस्ट को मारने के लिए, जो हमारे फसलों पे कीड़े लग जाते हैं, या देखिए क्या होता है कि रोगाणु होते हैं छोटे, जो
आपकी कवक है, बैक्टीरिया है, ठीक है। दूसरा कीट होते हैं, कीट भी हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अगला खरपतवार है। तो इन सबको करने के लिए हम केमिकल डालते हैं, इसको मारने के लिए भी केमिकल, इसके लिए भी केमिकल, इसके लिए भी केमिकल। तो केमिकल डालने से क्या होता है कि ये केमिकल पानी के साथ हमारी मिट्टी में जाता है और सॉइल पॉल्यूशन करता है, ठीक है। और इसका एक और नुकसान होता है कि हमने कोई दवाई डाली है तो हम चाहते हैं कि कोई एक कीड़ा मरे, वो कीड़ा तो मरेगा लेकिन उसके साथ साथ जो अच्छे कीड़े होते हैं वो भी मर जाते हैं, जो आपके परागण के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, वो कीड़े भी मर जाते हैं। तो जो केमिकल आपके केमिकल पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड है, पीड़कनाशक हैं, वो जैव नियंत्रक इसको मैं कहेंगे हम जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्म जीव, ठीक है। ये इसकी हेडिंग होगी। तो ये जो केमिकल होते हैं ये क्या करते हैं, ये देखिए सॉइल पॉल्यूशन तो कर रहे हैं, मृदा प्रदूषण तो ये कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये क्या कर रहे हैं, ये आपके इकोसिस्टम को भी बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। इकोसिस्टम को क्यों बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि इकोसिस्टम में चेक एंड बैलेंस थ्योरी होती है, कंट्रोल होता है, और यहाँ पे हार्मफुल पेस्ट को या इंसेक्ट को मारने के लिए आप कभी कभी अच्छे इंसेक्ट को भी मार देते हो। तो फिर ऐसी विधि अपनाई जाए कि जहाँ पर जो प्राकृतिक तरीके हैं, जो जैव कारक या उनके उत्पाद हैं, जैव कारक यानी जो सूक्ष्म जीव हैं और उनके जो उत्पाद हैं, या तो सूक्ष्म जीव स्वयं हो या उनके उत्पाद, ठीक है, ये क्या करें, ये पीड़कों का नाश करें। सूक्ष्म जीव या उनके उत्पाद किसका नाश करें, पीड़कों का। अब पीड़कों में आपके सब आ जाते हैं, रोगाणु, कीटाणु और खरपतवार, ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सूक्ष्म जीव या उनके उत्पाद इसको नष्ट करें? बिल्कुल हो सकता है। प्रकृति में बैलेंस तरीके से सब चीज़ बनाई गई है। भाई चूहा अगर हमारे खेतों को नुकसान पहुंचाता है तो सांप उसको खा जाता है ना। तो ये क्या है, ये एक बड़ा जीव छोटे जीव को खा रहा है और हमारी फसल की सुरक्षा कर रहा है। तो इसी प्रकार के इसमें कुछ उदाहरण हैं, जैसे इसमें एक जीवाणु है, आप इसको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे पीछे, बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस, ठीक है, थ्यूरेंजेनेसिस, ये तो आपको बिल्कुल याद करना है। ये जो बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस है, ये एक विशेष प्रकार का केमिकल बनाता है, ठीक है। शॉर्टकट में हम इसको बीटी लिख देते हैं। ये एक ऐसा रसायन बनाता है कि इसको अगर कोई कैटरपिलर खा ले, ठीक है, यानी इसको बटरफ्लाई का कैटरपिलर खा ले, तितली का, तो ये क्या करते हैं कि ये कैटरपिलर की आमाशय में घाव कर देते हैं, ठीक है, और उसको वो मर जाता है। तो केवल और केवल ये कैटरपिलर ही इससे मरता है, और कीड़े इससे नहीं मरते। तो कोई और इसको खा ले ना तो वो इससे नहीं मरेंगे, ठीक है। तो आजकल इसका बड़ा छिड़काव किया जा रहा है। इसके पैकेट, जिसके जीवाणुओं के जो बीज होते हैं, स्पोर होते हैं, उसके पैकेट बाज़ार में आते हैं, उनको पत्तियों पे या प्लांट पे छिड़क देते हैं, और जैसे ही बटरफ्लाई का कैटरपिलर उसको खाता है वो मर जाता है। तो ये अब ये जीवाणु है, देखिए जीवाणु का उपयोग कर रहे हैं हम एक कैटरपिलर को मारने के लिए। और है जैसे आपका एक कवक है, ट्राइकोडर्मा, ठीक है, ये एक कवक है। ये क्या होता है, फ्री लिविंग फंजाई है, ठीक है, और ये जड़ों में पाया जाता है, बहुत से प्लांट की जड़ों में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, मिट्टी में, पादपों की जड़ों में पाया जाता है। और नेचुरली ये क्या करता है, अपने आप ही ये बहुत सारे पैथोजन को मार देता है, ठीक है। ट्राइकोडर्मा एक कवक है, मिट्टी में पौधों की जड़ों में पाया जाता है। आपने देखा होगा कुछ कीड़े ऐसे होते हैं मिट्टी में होते हैं और प्लांट की जड़ को खा जाते हैं नीचे से, ठीक है। तो ये ट्राइकोडर्मा कवक ऐसे केमिकल बनाता है कि उस केमिकल को खाने पर वो कीड़ा स्वयं ही मर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका बैक्यूलोवायरस। बैक्यूलोवायरस जो है ये एक प्रकार का विषाणु है,
और इसका एक जीनस है, जीनस का नाम आपको याद रखना है। इस जीनस का नाम है न्यूक्लियो पॉली हेड्रोवायरस। ठीक है, ये न्यूक्लियो पॉली हेड्रोवायरस बैकुलोवायरस का एक जीनस है और ये बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। यानी अगर ये वायरस किसी प्लांट पे है, ठीक है, तो प्लांट को ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन प्लांट को खाने वाले कीटों और मेनली आर्थ्रोपोडा में आपका आ जाता है आपकी जो कॉकरोच हैं, तितलियां हैं, इनको ये नष्ट कर देता है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा सदुपयोग क्या है कि ये और स्पीसीज़ को नहीं मारता है। ठीक है, ये ह्यूमन के लिए भी इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं होता है, किसी प्लांट्स को ये नहीं मारता है। यानी चिड़िया ने अगर इसको खा लिया, इसके जिस पत्ती पर ये लगा हुआ है, चिड़िया ने अगर इसको खा लिया तो चिड़िया नहीं मरेगी। फिश ने अगर इसको खा लिया, आपने पानी में डाल दिया इन प्लांट्स की पत्तियों को, तो मछलियाँ नहीं मरेंगी। केवल और केवल कीट और आर्थ्रोपोडा को ही ये मारता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एक प्रोग्राम चलता है IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, या जहाँ पे इकोलॉजी गड़बड़ा गई है, हमारे कीटों को डालने से क्या है, इकोलॉजी में बहुत नुकसान हो चुका है, तो वहाँ पे सेंसिटिव एरिया में इन कीटों को डाल दिया जाता है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स डाल के हमने पूरा इकोसिस्टम नष्ट कर दिया है। तो ये मैंने आपको इसमें बताया, एक वायरस, एक फंगस और एक बैक्टीरिया। ठीक है, ये 3 आपको याद रखने हैं बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में, जो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के कीटों को मारते हैं। एक आर्थ्रोपोडा संघ के कीट हैं लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई। लेडी बर्ड बोलते हैं जिसको आप पासफुल बोलते हो, जिस पे डॉट लगे होते हैं जिस कीट के बॉडी पे। ड्रैगन फ्लाई आपने देखा होगा, एक पतले पंख वाला लंबा बड़ा सा कीट उड़ता रहता है। ठीक है, उसको ड्रैगन फ्लाई कहते हैं। तो ये किसको नष्ट करते हैं, ये मच्छरों को मार देते हैं, मच्छरों को खा देते हैं। और एफिड्स को, ये एफिड्स एक प्रकार के कीट हैं, इनको ये नष्ट करते हैं जो प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये एक प्राकृतिक तरीके से इकोसिस्टम को बचा के रख करके हम देखें कि जो सूक्ष्म जीव हैं उनका उपयोग हम दूसरे सूक्ष्म जीवों को मारने में कर रहे हैं, जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों का उपयोग किसके रूप में, बायो फर्टिलाइज़र के रूप में। ठीक है, बायो फर्टिलाइज़र, जैव खाद जिसको हम बोल देते हैं। देखिए, फिर वही बात आ गई, केमिकल फर्टिलाइज़र हमारे सॉइल को नुकसान कर रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं। तो क्यों ना हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बड़ा जोर आजकल दिया जा रहा है। तो यहाँ पे बायो फर्टिलाइज़र के रूप में जो ऑर्गेनिज्म यूज़ किए जाते हैं वो आपके होते हैं बैक्टीरिया। यानी ये क्या करते हैं, ये खाद की तरह काम करते हैं, समझ गए। जो आप बाज़ार से यूरिया लाते हो, पोटेशियम लाते हो, आप लोग तो नहीं लाते, लेकिन शहरों में, प्लेन्स में जहाँ बड़ी खेती होती है, वहाँ पे लोग बाज़ार से सारी चीज़ें लाते हैं और खाद डाल के फिर वो हम लोग वही खाते हैं, मार्केट में वही आता है। तो अगर हम इनका उपयोग करें, आप तो मेनली गोबर का प्रयोग करते हो, गोबर भी एक ऑर्गेनिक खाद है। उस गोबर को भी आप पता है उसको सूक्ष्म और माइक्रो छोटे फॉर्म में तोड़ने का काम सूक्ष्म जीव करते हैं, वहाँ पर भी हमारे सूक्ष्म जीव काम कर रहे हैं। तो बायो फर्टिलाइजर में हमें बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया पढ़ना है। अब बैक्टीरिया की मैं बात करूँ तो कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, ध्यान से सुनिए इसको। एक होते हैं जो सहजीवी के रूप में रहते हैं। सहजीवी कहाँ रहते हैं, सहजीवी के रूप में पादप के साथ, क्योंकि खाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किसको चाहिए, वो पादप को चाहिए। तो प्लांट कुछ जीवाणु को अपने साथ रख लेते हैं, भाई तू मेरे साथ रहे, मेरी हेल्प कर। ठीक है, जिसको हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। तो ऐसा आपको कहाँ मिलता है, दाल कुल के पौधों में, लेग्यूम फैमिली में मिलता है। दाल कुल को लेग्यूम कहते हैं। उसकी जो जड़ होती है ना, जड़ों में राइजोपस नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, सॉरी राइजोबियम, नॉट राइजोपस, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। कुछ जीवाणु क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ये मिट्टी में स्वतंत्र पाए जाते हैं, ये किसी के साथ नहीं बनते हैं और काम दोनों बराबर करते हैं। स्वतंत्र जीवाणु में आपको क्या याद रखना है, एजोटोबैक्टर,
और दूसरा है आपका एजोस्पाइरिलम। ठीक है, ये क्या करते हैं, देखिए काम दोनों के समान है। ये जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है ना, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको कार्बनिक यौगिकों में बदल देते हैं। ठीक, और कार्बनिक यौगिक में बदलने से क्या होता है, नाइट्रोजन बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोटीन का। बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन नहीं बन सकती है। लेकिन पौधे वायुमंडल से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, नाइट्रोजन नहीं ले पाते। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये हम वायुमंडल से, प्लांट वायुमंडल से ले लेते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन भी मेनली प्लांट जो है जड़ों से लेते हैं, मिट्टी में जो ऑक्सीजन घुली होती है ना उससे लेते हैं, पानी के साथ जो ऑक्सीजन होती है। तो नाइट्रोजन तो वायुमंडल से ले ही नहीं सकते, पानी में भी नाइट्रोजन नहीं होती है। तो फिर यहाँ पे ये बैक्टीरिया बड़े हेल्पफुल होते हैं, इसलिए हम यूरिया डालते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन होती है और यूरिया से नाइट्रोजन को प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यूरिया से अमोनिया को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया इसको कार्बनिक यौगिकों में बदल देते हैं। दो प्रकार के होते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट। ये आप आगे पढ़ोगे या पढ़ चुके हो आप शायद कक्षा 11 में। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कार्बनिक यौगिकों में बदलते हैं, फिर प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी पादप को नाइट्रोजन की पूर्ति हो गई। तो ये काम कौन करते हैं, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम। ठीक, बैक्टीरिया समझ आ गया आपको। नेक्स्ट है फंजाई, कवक की हम बात करें तो कवक में आपने माइकोराइजा पढ़ा है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या करता है, माइकोराइजा जो होता है इसमें मेनली कौन से जीनस का फंगस होता है आपको पता होना चाहिए। इसमें जीनस है आपका ग्लोमस जीनस का कवक इसमें भाग लेता है माइकोराइजा बनाने में। और ये बड़े जो प्लांट होते हैं उनकी जड़ों के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। किसके साथ, बड़े उच्च पादपों की जड़ों में। मेनली ये रहता है आपकी जो जिम्नोस्पर्म में, चीड़ वगैरह में। ठीक है, और ये क्या करता है, इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। आपको मिट्टी में फास्फोरस डालने की ज़रूरत नहीं है, फास्फोरस मिट्टी से एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा क्या इसका बेनिफिट है, मैंने अभी पीछे आपको बताया था, फंगस जो होते हैं, कई फंगस जो है प्लांट को डिजीज़ से भी बचाते हैं, तो वही काम ये भी करता है यहाँ पे। ये कई जो जड़ों में होने वाली बीमारियाँ होती हैं उससे प्लांट को बचाता है, प्लांट को सूखने और लवणता से बचाता है। ठीक है, तो ये इसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। तीसरा आपका साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है, एल्गी नहीं है। साइनोबैक्टीरिया लिखा है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक ऑटोट्रॉफिक है, स्वपोषी जीव है, अपना भोजन खुद बनाता है, स्वपोषी है। दूसरा ये जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, दोनों एनवायरनमेंट में रहता है। एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ये भी यही काम करता है। ये वाला नाइट्रोजन को किसमें बदलना, कार्बनिक यौगिकों में। आपको पता है इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, जो धान के खेत होते हैं ना उसमें पानी भरा होता है, वहाँ आप साइनोबैक्टीरिया को डाल दीजिए तो वो बहुत अच्छा आपका धान होगा, क्योंकि बहुत पोषक तत्व मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगी। तो इसके उदाहरण आपको बिल्कुल याद रखना है, एनाबीना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया। ठीक है, ये आपके ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये मिट्टी को एनरिच करते हैं। तो आपने पढ़ा बायो फर्टिलाइज़र के रूप में सूक्ष्मजीव कैसे यूज होते हैं, जैव नियंत्रक के रूप में, मीथेन गैस, बायोगैस बनाने में, सीवेज ट्रीटमेंट में, इंडस्ट्री में, घरेलू उद्योग में। तो ये सूक्ष्मजीव के अनुप्रयोग थे। इसके साथ ही चैप्टर ख़त्म और हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। थैंक यू।